दोस्तों, धर्मज क्रॉप का आईपीओ 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आने वाला है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 2015 में स्थापित धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। कंपनी B2C और B2B ग्राहकों के लिए कीटनाशकों, कवकनाशकों, जड़ी बूटियों, पौधों के विकास नियामकों, सूक्ष्म उर्वरकों और एंटीबायोटिक दवाओं जैसे एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण, वितरण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए किसानों की सहायता के लिए फसल सुरक्षा समाधान भी प्रदान करती है। धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड लैटिन अमेरिका, पूर्व अफ्रीकी देशों, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व एशिया में 20 से अधिक देशों में उत्पादों को निर्यात करता है। 30 नवंबर 2021 तक धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के पास 196 से अधिक संस्थागत उत्पाद थे, जिन्हें उन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थित 600 से अधिक ग्राहकों को बेचा। 30 नवंबर 2021 तक कंपनी ने 20 देशों में 60 से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पादों का निर्यात किया। कंपनी की निर्माण सुविधा अहमदाबाद, गुजरात में है। धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड का निर्माण सुविधा एक अनुसंधान और एक R&D केंद्र भी है। कंपनी के पास CIP और RC से एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन के लिए 392 पंजीकरण हैं, जिनमें से 201 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन भारत में बिक्री के साथ साथ निर्यात के लिए भी हैं। 191 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन विशेष रूप से निर्यात के लिए हैं। आगे 6 एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन के लिए आवेदन विभिन्न चरणों में लंबित है और इसके अपने ब्रांडेड उत्पादों सहित 150 से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकरण हैं। इसके प्रमुख ग्राहकों में अतुल लिमिटेड, हिरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनोवेटिव एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेगमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत रसायन लिमिटेड, ओएसिस लिमिटेड, यूनाइटेड इंसेस्टेक प्राइवेट लिमिटेड और सादिक एग्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों को 30 नवंबर 2021 तक भारत में 8 स्टॉक डिपो तक पहुंच वाले 3700 अधिक डीलरों वाले नेटवर्क के माध्यम से 12 राज्यों में बेचा जाता है। और अब चलिए कंपनी की ताकत देखते हैं या फिर एक पॉजिटिव वे देखते हैं कि हमें इसमें क्यों निवेश करना चाहिए। पहला, उत्पादों का विविध पोर्टफोलियो और गुणवत्ता और नवाचार पर लगातार ध्यान देना। दूसरा है नवाचार और स्थिरता पर ध्यान देने के साथ मजबूत R&D क्षमताएं हैं। तीसरा है मजबूत ब्रांडेड उत्पादों के साथ स्थापित वितरण नेटवर्क और अपने संस्थागत ग्राहकों के साथ स्थिर संबंध हैं। अब अगला जोखिम या फिर एक नेगेटिव वे देखते हैं कि हम इसमें से निवेश करने से क्यों बच सकते हैं। पहला है आवश्यक पंजीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में विफलता या वैधानिक और नियामक परमिट और संचालन के लिए आवश्यक अनुमोदन बनाए रखने में विफलता व्यापार और निर्माण सुविधा संचालन को प्रभावित करेगी। दूसरा, ग्राहकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों, तकनीकी विशिष्टताओं, नियमित परीक्षण और ऑडिट का प्लान करने में विफलता से ऐसे ग्राहकों को व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। तीसरा, कंपनी आमतौर पर अपने अधिकांश ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक समझौते नहीं करती है। चौथा, ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए विकसित उद्योग प्रवृत्ति, तकनीकी प्रगति और ग्राहक वरीयताओं को पहचानने और समझने में असमर्थता और नए उत्पादों का विकास शामिल है। पांचवा, व्यवसाय जलवायु परिस्थिति के अधीन है और प्रकृति में चक्रीय है। इस प्रकार मौसमी बदलाव और प्रतिकूल स्थानीय और वैश्विक मौसम के पर्यटन के व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। छठवां है, यदि कंपनी स्थानीय या विश्व स्तर पर सरकारों द्वारा निर्धारित मानक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहती है तो उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने या निलंबित होने या महत्वपूर्ण अनुपालन लागतों के अधीन होने का जोखिम होता है। और अब चलिए इसका वित्तीय स्थिति देखते हैं। तो 2020 में जो इनका टोटल रेवेन्यू था 198.2 करोड़ का था। वहीं जो इनका एबिटा है 18.6 करोड़ का। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या जो नेट प्रॉफिट रहा वो 10.8 करोड़ का था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इनका रेवेन्यू है वो 302.4 करोड़ का हुआ और एबिटा 32 करोड़ का। और फाइनेंशियल ईयर 21 में जो इनका नेट प्रॉफिट रहा वो 21 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 2022 आते आते इनका जो रेवेन्यू है 394.2 करोड़ का हुआ और एबिटा 46.2 करोड़ का और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 28.7 करोड़ का रहा। अब इनके प्रतिस्पर्धी देखते हैं तो इसमें रेलिस इंडिया शामिल है, इंडिया पेस्टिसाइड शामिल है, पंजाब केमिकल्स एंड कॉर्प प्रोटेक्शन शामिल है, भारत रसायन, एस्टेक लाइफ साइंस और हरबंदा इंडस्ट्री शामिल है। वहीं आप इस स्क्रीन पे इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो देख सकते हैं।
साथ इनका जो बेसिक EPS है वो भी यहाँ पास आप देख सकते हैं, और इनका NAV पर शेयर जो रहेगा वो भी आप यहाँ पास देख सकते हैं। बाकी अब हम जानते हैं IPO के बारे में। तो ये जो IPO है वो 28 नवंबर को खुलेगा और 30 नवंबर को ये बंद होगा, और जो प्राइस रहने वाला है वो 216 से 237 रुपये पर शेयर के हिसाब से होने वाला है, और जो लॉट का साइज है वो 60 शेयर का होगा, मतलब 60 शेयर का एक लॉट। बेसिक का जो अलॉटमेंट है वो 5 दिसंबर को होगा, और जो रिफंड है वो 6 दिसंबर को शुरू होगा, और 6 दिसंबर को ही जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और फाइनली 8 तारीख को ये जो शेयर है वो लिस्ट हो जाएगा। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो जो एक लॉट है वो 60 शेयर का होने वाला है, तो इसके लिए आप 14,220 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अब इसमें 14 लॉट ले सकते हैं, जो कि 840 शेयर होंगे, और इसके लिए आप 1,99,080 रुपये खर्च करेंगे। तो ये था दोस्तों एक डिटेल वीडियो DCGL कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले डिटेल वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।